जाहिद और उसके 4 दोस्त बैठे आपस में गपशप कर रहे थे कि बातों के दौरान इस इलाके में वाक़या एक पुरानी और वीरान हवेली का जिक्र छिड़ गया। यह हवेली काफ़ी अरसा से बंद पड़ी थी और इसके बारे में कहा जाता था कि वो असेबज़दा हवेली है। इसके बारे में कई कहानियाँ भी मशहूर थी, लेकिन जाहिद किसी असेब वगैरह पर यकीन नहीं रखता था। उसके ख्याल में इस हवेली के बारे में मशहूर बातें महज झूठी और वहम थी। कुछ देर की बहस के बाद ये शर्त लग गई कि जाहिद अकेला इस हवेली में तन्हा रात बसर कर ले तो बाकी दोस्त उसे 10,000 रुपये देंगे, और अगर जाहिद ऐसा ना कर सका तो बाकी चारों को वो 10,000 रुपये देगा, जिनको वो आपस में बांट लेंगे। चुनाचे तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अगले रोज़ रात को तमाम दोस्त जाहिद को हवेली ले गए और बड़े हाल में कैमरा भी लगा दिया ताकि जाहिद कोई बेईमानी ना कर सके। चूँकि हवेली बहुत बड़ी थी, निचले हिस्से में ही 9-10 कमरे थे और दरमियान में एक बहुत बड़ा हॉल था। जाहिद ने साल में ही रहने का फैसला कर लिया। वहां पर एक पुराना सोफा सेट पड़ा हुआ था। जाहिद ने सोफे को झाड़ पूंछ कर साफ कर दिया और उस पर लेट कर सो गया। हवेली में बिजली तो थी नहीं, इसलिए जाहिद ने सोने से पहले एक बड़ी मोमबत्ती जलाकर रख दी थी। रात के इस पहर जबकि घड़ी तकरीबन 12 बजा रही थी, जाहिद की अचानक आंख खुल गई, जबकि उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी। जाहिद को चंद आवाज़ें महसूस होना शुरू हुईं। ये आवाज़ें किसी के चलने की थीं, जैसे कोई चलता हुआ जाहिद के करीब आ रहा हो। मोमबत्तियाँ तो बुझ चुकी थीं। जाहिद ने मोबाइल निकाल कर उसकी लाइट ऑन की, लेकिन जाहिद को कोई आता हुआ दिखाई न दिया। जाहिद की पेशानी पर पसीना आने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि नज़र कोई नहीं आ रहा, लेकिन आवाज़ बाकायदा आ रही है। ये क्या मुहिम्मा है? जाहिद सोफे से उठकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ में कहा, देखें जी, आप जो कोई भी हैं सामने आए। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके उठते ही सोफा ऊपर हवा में उठ गया। ये देखकर हैरत से जाहिद के रोंगटे खड़े हो गए। इसके लिए ये एक नाकाबिले यकीन चीज़ थी। सोफा हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया और फिर फर्श पर उल्टा गिर गया। फिर दीवार पर लगी हुई घड़ी भी, जिस पर के मिट्टी की तह जमी हुई थी और मकड़ी के जाले भी लगे हुए थे, अचानक जमीन पर गिरकर चिकनाचूर हो गई। घड़ी के गिरने से पैदा होने वाली आवाज़ पर जाहिद ने चीख मारी और कानों पर हाथ रख लिए और फिर जोर से चीखा, ये क्या हो रहा है? बंद करो, ये सब बंद करो। इसके फौरी बाद हवा का इतना तेज झोंका आया जैसे कि तूफान आया हो। इतनी धूल और मिट्टी उड़ने लगी कि जाहिद को मजबूरन अपनी आंखें बंद करना पड़ी। कुछ देर बाद तूफान थम गया तो जाहिद ने अपनी आंखें खोल दी। उसने हवेली से बाहर निकल जाने के बारे में सोचा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसके सामने का तमाम सीन ही बदल चुका था। उसे याद था कि वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन इसके सामने बिल्कुल मुख्तलिफ सीन था जो कि इस इलाके में कहीं भी नहीं था। जाहिद सर पकड़कर बैठ गया। दूसरी तरफ इसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त कमाल ने कहा, यार मालिक, हमें तो गुमान था कि जाहिद पूरी रात हवेली में नहीं गुजार सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने शर्त पूरी कर ली है। 5 बजे हैं, थोड़ी देर में जाहिद हवेली से बाहर आने वाला ही होगा। मैं तो शर्त के पैसे भी लेकर आया हूँ। मालिक ने भी खुशी से कहा, यार ये तो अच्छी बात है, पुरानी हवेली के बारे में जो अफवाहें फैली हुई हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी। कमाल ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जाहिद अभी तक आया क्यों नहीं? चलो जाहिद को फ़ोन मिलाते हैं कि अब बाहर आ भी जाओ। ये कहकर उन्होंने फ़ोन मिलाया तो जाहिद ने फ़ोन नहीं उठाया। उमर ने कहा, लो नवाब साहब अब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ऐसा करते हैं कि सब हवेली के अंदर चलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गहरी नींद में हो या बेहोश पड़ा हो। चलो। सब दोस्त हवेली के अंदर गए तो अंदर कोई भी नहीं था और जाहिद भी वहाँ नहीं था, तो वो सब मुस्कुराने लगे कि शायद रात को डर कर भाग निकला होगा। इसलिए वो अपना लगाया हुआ कैमरा उतारकर हवेली से बाहर आ गए। हैरत इस बात की थी कि वहाँ सब कुछ ठीक था, हर चीज़ वैसी ही थी जैसी जाहिद को छोड़कर जाते वक्त देखा था। दूसरी तरफ जाहिद कुएं के अंदर परेशान बैठा हुआ था और आवाज़ें दे रहा था, है कोई यहाँ? प्लीज़ मुझे इस कुएं से निकालो। मैं तो पुरानी हवेली के अंदर था, हवा चली तो मैं इस कुएं में कैसे आ गया?
زاہد حیران اور پریشان تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ خواب تو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زاہد نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور دیکھا کہ وہ کافی گہرا کنواں تھا، دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور کنویں میں پانی بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچ گیا تھا۔ اس کا گلا مدد کے لیے پکارتے پکارتے خشک ہو گیا اور اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ وہ موبائل پر اپنی فیملی کی تصویریں دیکھنے لگا۔ ماں باپ بہن بھائیوں کی تصویریں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی، مگر اس ایک شرط نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ کسی کو فون کر کے مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتا کیونکہ یہاں پر سگنل بھی نہیں آ رہے۔ کچھ دیر بعد زاہد کو کچھ آوازیں آنے لگیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ یہ کسی کے کراہنے کی آواز ہے۔ اس نے موبائل کی لائٹ ادھر ادھر گھما کر دیکھا تو اسے ایک دروازہ نظر آیا۔ پہلے تو وہ اسے اپنی نظر کا دھوکہ سمجھا، لیکن غور سے دیکھا تو واقعی وہاں ایک دروازہ تھا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ زنگ آلود دروازہ نہ کھل سکا۔ زاہد نے دروازے کو زور سے ٹانگ ماری تو وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ زاہد نے اندر لائٹ گھمائی تو وہاں ایک غار تھا۔ زاہد نے آواز دی، کون ہے یہاں پر؟ دوبارہ آواز دینے پر بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ جھک کر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کے اندر کافی اندھیرا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کراہنے کی آواز کس کی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے واپس پلٹنے کے لیے مڑ کر دیکھا تو منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ چند لمحے پہلے وہ ایک غار میں تھا، اب وہ ایک خوبصورت باغ میں موجود تھا جہاں چاروں طرف رنگ برنگے پھول اور ہرے بھرے درخت تھے۔ اب تو وہ قدم بھی پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ زاہد یہ واضح آواز اس کے بعد کے واقعات جاننے کے لیے دیکھیے اسیبی حویلی پارٹ 2۔